चंपा की कहानियाँ। भारत के उत्तरी छोर पर सुमेरपुर नाम का एक समृद्ध गांव बसा हुआ था। सुमेरपुर अपनी वास्तुकला और सुंदर मकानों के लिए प्रसिद्ध था। इसी गांव में दो युवक रहते थे, विक्रम और राघव। दोनों ही बचपन के मित्र थे और दोनों का सपना एक ही था, देश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध वास्तुकार बनना। विक्रम स्वभाव से बहुत तेज, चतुर और जल्दबाज था। उसे लगता था कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अगर उसने जल्दी सफलता नहीं पाई तो वह पीछे रह जाएगा। उसे ऊंची इमारतें, चमक धमक और लोगों की तालियां आकर्षित करती थीं। दूसरी ओर राघव शांत और विचारशील स्वभाव का था। वह अक्सर चीजों की गहराई में जाता था। उसे पेड़ों की जड़ें, पुरानी इमारतों की बनावट और मिट्टी की गुणवत्ता समझने में आनंद आता था। विक्रम अक्सर उसका मजाक उड़ाता था। अरे राघव, तू हमेशा जमीन में क्या देखता रहता है? हमें आसमान छूने वाली इमारतें बनानी है। राघव केवल मुस्कुरा देता। उन्होंने गांव के सबसे महान और बुजुर्ग शिल्पकार आचार्य देवनिधि के पास शिक्षा लेने का निर्णय लिया। आचार्य देवनिधि ने सैकड़ों मंदिर और महल बनाए थे जो सदियों से आंधी तूफान में भी अड़िग खड़े थे। वे शहर से दूर एक पहाड़ी के नीचे अपनी कुटिया में रहते थे। दोनों युवक आचार्य देवनिधि के पास पहुँचे और उनसे शिष्य बनने की प्रार्थना की। आचार्य ने अपनी बूढ़ी आंखों से दोनों को देखा। उन्होंने विक्रम की आंखों में भूख देखी और राघव की आंखों में ठहराव। आचार्य ने कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगले 1 वर्ष तक तुम दोनों को वही करना होगा जो मैं कहूँ। कोई प्रश्न नहीं, कोई तर्क नहीं। अगर मंजूर है तो कल सूर्योदय से पहले आ जाना। दोनों ने शर्त मान ली। विक्रम को लगा कि कल से ही उसे नक्शे बनाना और पत्थर तराशना सिखाया जाएगा। वह बहुत उत्साहित था। अगले दिन सुबह आचार्य देवनिधि ने दोनों को एक बंजर जमीन के टुकड़े पर ले जाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने 2 फावड़े दिए और कहा, तुम्हें यहाँ एक विशाल भवन के लिए जमीन तैयार करनी है। अगले 1 महीने तक तुम्हें केवल यहाँ की मिट्टी खोदनी है, कंकड़ पत्थर हटाने हैं और जमीन को समतल करना है। विक्रम का उत्साह थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह शुरुआत है। 1 महीना बीत गया। विक्रम और राघव दिन रात पसीना बहाते। विक्रम तेजी से काम करता, जल्दी जल्दी गड्ढे खोदता ताकि काम खत्म हो और असली वास्तुकला शुरू हो सके। राघव धीरे काम करता, लेकिन वह मिट्टी की परतों को समझता, बड़े पत्थरों को सावधानी से हटाता और जमीन को पूरी तरह से ठोस बनाता। 1 महीने बाद आचार्य आए। उन्होंने विक्रम के काम को देखा और कहा, ठीक है। फिर उन्होंने राघव के काम को देखा और मुस्कुराए। उत्तम। विक्रम को थोड़ी ईर्ष्या हुई, पर वह चुप रहा। उसे लगा अब तो नक्शे बनाने का काम मिलेगा। लेकिन आचार्य ने कहा, अब अगले 6 महीने तक तुम्हें इस जमीन में नींव भरने के लिए पत्थर तोड़ने हैं और एक गहरा गड्ढा तैयार करना है। याद रखना, गड्ढा जितना गहरा होगा, इमारत उतनी ही ऊंची होगी। यह सुनकर विक्रम का सब्र डोलने लगा। 6 महीने केवल गड्ढा खोदने और पत्थर तोड़ने में? उसने मन ही मन सोचा, यह बूढ़ा आदमी सठिया गया है। यह हमारा समय बर्बाद कर रहा है। फिर भी उसने काम शुरू किया। 2 महीने बीते, 3 महीने बीते। विक्रम का मन ऊब चुका था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसे कला का कोई नामोनिशान नहीं दिख रहा था। उसी दौरान शहर से एक व्यापारी आया और उसने गांव में एक प्रतियोगिता की घोषणा की। जो कोई भी 6 महीने के भीतर सबसे सुंदर और ऊंची हवेली बनाएगा, उसे शाही वास्तुकार नियुक्त किया जाएगा। विक्रम के लिए यह प्रलोभन बहुत बड़ा था। वह राघव के पास गया और बोला, मित्र, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम मजदूर बन गए हैं, वास्तुकार नहीं। आचार्य हमें कुछ नहीं सिखा रहे। मैं यह आश्रम छोड़ रहा हूँ। मैं उस प्रतियोगिता में भाग लूंगा और अपनी प्रतिभा दिखाऊंगा। राघव ने उसे समझाया, विक्रम, धैर्य रख। आचार्य हमें कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जो किताबों में नहीं मिलता। यह नींव बनाने की कला है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, नींव तो कोई भी मजदूर खोद सकता है। राघव,
असली कला तो वो है जो दुनिया देखती है। दीवारें, गुंबद, नक्काशी। तुम यहीं गड्ढे में रहो, मैं आसमान छूने जा रहा हूँ। विक्रम आश्रम छोड़कर चला गया। उसने शहर जाकर एक अमीर साहूकार से कर्ज लिया और अपनी हवेली बनाने का काम शुरू कर दिया। विक्रम ने अपनी बुद्धि और फुर्ती का पूरा इस्तेमाल किया। उसने नींव पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। उसने सोचा, इतनी गहरी नींव की क्या जरूरत, ऊपर का ढांचा मजबूत और सुंदर होना चाहिए। 5 महीने में ही विक्रम की हवेली तैयार हो गई। वह देखने में इतनी सुंदर थी कि जो भी देखता दंग रह जाता। लोग विक्रम की जय जयकार करने लगे। इतनी कम उम्र में इतना महान वास्तुकार। विक्रम को शाही वास्तुकार का पद मिल गया। उसे धन और यश दोनों मिले। वह अक्सर राघव के बारे में सोचता और हंसता कि वह मूर्ख अभी भी पत्थर तोड़ रहा होगा। उधर आश्रम में राघव अभी भी जमीन के नीचे ही काम कर रहा था। 6 महीने पूरे हो चुके थे, लेकिन आचार्य ने उसे अभी तक दीवार उठाने की अनुमति नहीं दी थी। वे कहते, राघव, जिस जमीन पर तुम निर्माण कर रहे हो वहां की मिट्टी थोड़ी रेतीली है। तुम्हें नींव और गहरी करनी होगी और उसमें विशेष पत्थरों का मिश्रण डालना होगा। राघव थका हुआ था, लेकिन उसने गुरु पर विश्वास नहीं खोया। उसने देखा कि कैसे आचार्य उसे मौसम, हवा की दिशा और मिट्टी की नमी को समझना सिखा रहे थे। राघव समझ गया कि भवन केवल ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन का नाम है। पूरा 1 साल बीत गया। विक्रम शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। राघव का प्रशिक्षण भी पूरा हुआ। आचार्य ने उसे कहा, अब तुम तैयार हो, जाओ अपना जीवन बनाओ। राघव गांव लौटा। उसके पास न तो विक्रम जैसा धन था, न ही यश। उसने गांव के एक साधारण किसान के लिए घर बनाने का छोटा सा काम लिया। राघव ने हफ्तों तक सिर्फ जमीन का मुआयना किया। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे राघव, तू घर बना रहा है या कुआं खोद रहा है? विक्रम को देख, उसने पूरा महल खड़ा कर दिया था इतने समय में। राघव चुपचाप अपना काम करता रहा। उसने एक ऐसा घर बनाया जो दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसकी दीवारें मोटी थीं, हवा का प्रवाह वैज्ञानिक था और नींव इतनी मजबूत थी कि उसे हिलाना असंभव था। 2 साल बीत गए। विक्रम और राघव अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। विक्रम अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहा था, लेकिन उसके काम में हमेशा जल्दी होती थी। वह नींव और सुरक्षा के नियमों को नजरअंदाज करता ताकि काम जल्दी पूरा हो और मुनाफा ज्यादा मिले। फिर वह काली रात आई, जिसे सुमेरपुर के इतिहास में महाविनाश की रात कहा जाता है। आसमान में काले बादल ऐसे छाए जैसे दिन में ही रात हो गई हो। विक्रम अपने आलीशान महल में सो रहा था। अचानक उसे दीवारों के चटकने की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर उठा। बाहर हवा का शोर डरावना था। उसने देखा कि उसकी सुंदर हवेली की दीवारों में दरारें पड़ रही है। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसने तो सबसे महंगा संगमरमर लगाया था, लेकिन समस्या संगमरमर में नहीं, उस जमीन के नीचे थी जिसे उसने नजरअंदाज किया था। अगले 1 घंटे में विक्रम की आंखों के सामने उसकी मेहनत, उसका घमंड और उसकी जल्दबाजी का प्रतीक, वह विशाल हवेली ताश के पत्तों की तरह ढह गई। विक्रम किसी तरह जान बचाकर बाहर भागा। वह बारिश में भीगता हुआ अपनी बर्बाद इमारत को देखता रहा। शहर में उसने जितनी भी अन्य इमारतें जल्दी में बनाई थीं, उन सब की हालत खराब थी। कई गिर चुकी थीं, कई रहने लायक नहीं बची थीं। तूफान थमने के बाद सुबह हुई। पूरा गांव तबाही का मंजर देख रहा था। विक्रम का सब कुछ खत्म हो चुका था। वह हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर स्थित उस घर पर पड़ी जो राघव ने बनाया था। गांव के कई कच्चे पक्के मकान गिर चुके थे, लेकिन राघव द्वारा बनाया गया वह साधारण सा घर न केवल खड़ा था, बल्कि उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। बाढ़ का पानी उसके पास से निकल गया था क्योंकि राघव ने जमीन के ढलान का सही इस्तेमाल किया था। हवा के थपेरे दीवारों से टकराकर लौट गए थे क्योंकि राघव ने हवा की दिशा के अनुसार निर्माण किया था। उस घर के बरामदे में राघव खड़ा था और उसके साथ वह किसान परिवार सुरक्षित था।
विक्रम राघव के पास गया। वह शर्म से आंखें नहीं मिला पा रहा था। उसने राघव से पूछा, राघव, मैंने सबसे महंगा सामान लगाया, सबसे अच्छे कारीगर लगाए, फिर भी मेरा महल गिर गया। तुमने साधारण पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल किया, फिर भी तुम्हारा घर अजेय है। ऐसा क्यों? राघव ने उसे शांत स्वर में कहा, विक्रम, तुमने इमारत लोगों को दिखाने के लिए बनाई थी, मैंने इमारत रहने के लिए बनाई थी। तुमने ऊपर की सुंदरता पर ध्यान दिया, मैंने नीचे की मजबूती पर। जब मौसम अच्छा होता है तो हर इमारत मजबूत लगती है मित्र, लेकिन जब तूफान आता है तब केवल वही टिकता है जिसकी नींव में ईमानदारी और धैर्य का पसीना लगा हो। राघव ने आगे कहा, आचार्य देवनिधि ने मुझे उस 1 साल में ईंट जोड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे जड़ें जमाना सिखाया। वह जो बोरिंग काम तुम्हें लगता था वह दरअसल चरित्र निर्माण था। जिस तरह बिना गहरी नींव के इमारत नहीं टिकती, उसी तरह बिना धैर्य और संघर्ष के सफलता नहीं टिकती। विक्रम को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि शॉर्टकट अक्सर सबसे लंबा और कठिन रास्ता साबित होता है। उसका अहंकार उस मलबे के ढेर के साथ ही बह गया। विक्रम ने राघव के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, न केवल एक दोस्त के रूप में बल्कि एक शिल्पकार के रूप में भी। क्या तुम मुझे फिर से सिखाओगे राघव? क्या तुम मुझे सिखाओगे कि नींव कैसे खोदी जाती है? सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अच्छी नींव कभी भी रखी जा सकती है। जो चीज समय की कसौटी पर खरी उतरती है वह है अदृश्य नींव। जल्दी सफलता पाने के चक्कर में हम अक्सर जरूरी पाठ छोड़ देते हैं। यह कच्ची सफलता पहली ही मुसीबत में ढह जाती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे इसी तरह की रोचक कहानी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें।